गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति के कारण। उसमें हमने पढ़े थे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कुछ कारण पढ़े थे। अब हम जिक्र करेंगे फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का। तो ये वीडियो देखने से पहले आप जो पिछला जो वीडियो है उनको देख लीजिए, ताकि अब आपको जो आगे का मैटर है वो आसानी से समझ आ सके। तुम बात करते हैं अब फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का। कारण के बाद अगला जो हेडिंग है वो है फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाएं। प्रमुख घटनाओं में जो पहला पॉइंट है वो देखिए आप। पहला पॉइंट हम बनाएंगे एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन। एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एस्टेट जनरल है वो राजा पर नियंत्रण रखने के लिए एक संसद की तरह होती थी, लेकिन वो काफी कमजोर पड़ चुकी थी और राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। जब जनता की हालत खराब हो चुकी थी, फ्रांस लगातार कर्जे में डूब रहा था, तब वित्त मंत्री ने सलाह दी सम्राट लुई 16वें को कि आप एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाइए। तो एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया। एस्टेट जनरल क्या है? ये एक प्रकार की संसद है। तो एस्टेट जनरल का जो इससे पहले जो अधिवेशन हुआ था वो 175 वर्ष पहले 1614 ईस्वी में हुआ था। अब 175 वर्षों के बाद इसका अधिवेशन बुलाया जा रहा है। यह अधिवेशन बुलाया गया था 5 मई 1789 को। ये जो एस्टेट जनरल है इसके 3 सदन है। जिस प्रकार हमारी जो संसद है उसमें लोकसभा, राज्यसभा है, यहां भी 3 सदन है। वो देखिए कौन कौन से। एक में बैठेंगे पादरी वर्ग के सदस्य, एक में बैठेंगे अभिजात वर्ग के सदस्य, और एक सदन में जो आम वर्ग है, जन सामान्य वर्ग है, वो रहेंगे। तो 3 सदन है। यहां होता क्या था कि एक सदन का एक वोट माना जाता था। जैसे पादरी सदन है, इसमें जितने भी सदस्य है किसी बात को लेकर वोटिंग होगी, उसमें ज्यादातर सदस्य यदि हाँ कर देते हैं, यानी एक सदन की हाँ हो गई, फिर दूसरे सदन में वो विवाद जाता है, वहां भी यदि ज्यादातर सदस्य हाँ कर देते हैं उसकी भी हाँ हो जाती है, और फिर ये तीसरा सदन है, फिर वो समस्या यहाँ आती है। तो देखिए, जो पहली सदन है पादरी वर्ग, इसमें लगभग 300 सदस्य थे, इसमें भी लगभग 300 सदस्य बैठते थे, और इसमें लगभग 600 सदस्य बैठते थे। वैसे तो इसमें 308 है, इसमें 285 है, यहाँ 621 है, लेकिन हम राउंड फिगर में ले रहे हैं 300, 300 और 600। अब मान लीजिए लगान बढ़ाना है, कर बढ़ाना है, तो कर कौन देगा? ये तीसरा वर्ग ही देगा। इसकी बात पहले कर चुके हैं। तो वो विवाद यहाँ पहले सदन में आया पादरी वर्ग में। तो ये सदन क्या करेगा? ये तो हाँ करेगा, क्योंकि इसको तो कोई कर देना ही नहीं है। तो इसमें मान लीजिए कि 300 सदस्यों में 280 सदस्यों ने कहा कि कर बढ़ा दिया जाए, कर बढ़ाने के पक्ष में वोट दे दिया, और 20 सदस्यों ने कर न बढ़ाने के पक्ष में वोट दिया। अभिजात वर्ग के सदस्य हैं, इसमें भी मान लीजिए कि 290 सदस्य ये कह देते हैं कि ठीक है, कर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इनको तो कर देना नहीं है। कर कौन देगा? अभिजात, आम वर्ग देगा, जन सामान्य वर्ग देगा। और 10 सदस्य ये कहते हैं कि कर न बढ़ाया जाए। और ये जो 600 सदस्य हैं, जब तीसरे सदन में ये बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सदस्य ये नहीं कहेगा कि कर बढ़ाया जाए, क्योंकि इनको तो कर देना है, ये मना करेंगे। यानी 600 के 600 सदस्य क्या कहते हैं कि कर नहीं बढ़ाया जाए। तो क्या होना चाहिए? तो देखिए, कर बढ़ाने के पक्ष में वोट कितने हुए हैं? 570 वोट। ये कह रहे हैं कि कर बढ़ा दिया जाए, जबकि यहां देखिए 630 वोट ये कह रहे हैं, सदस्य ये कह रहे हैं कि कर नहीं बढ़ाया जाए। तो देखिए यहां क्या होगा? कर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यहां कर बढ़ेगा, क्योंकि यहां एक व्यक्ति एक वोट नहीं चलता। फ्रांस में क्या चल रहा था? इस एस्टेट जनरल में क्या चल रहा था? एक सदन एक वोट। पहली सदन ने क्या कहा था? हाँ या ना। पहली सदन ने हाँ किए, तो एक वोट किसमें हो गया? हाँ में। दूसरी सदन ने क्या कहा है? अधिकतर सदस्यों ने हाँ किए, तो दूसरा वोट भी हाँ में हो गया। तीसरे सदन ने क्या कहा है? ना कहा है, किस
कर नहीं बढ़ना चाहिए, यानी 2 वोट हाँ में और 1 वोट ना में। इसका मतलब क्या है कि ये कर है वो बढ़ेगा। तो यहां क्या होता है कि इनका 5 मई को इनका अधिवेशन बुलाया गया, सभी सदस्य आकर बैठ गए। ये दोनों सदन के सदस्य तो ये चाहते थे कि वो ही एक सदन एक वोट होना चाहिए, यानी इस प्रकार से, जबकि तीसरे सदन के सदस्य क्या चाहते थे, एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए। तो 5 मई का ये जो अधिवेशन बुलाया गया ये असफल रहा। ये सभा कोई काम की नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि यहाँ ये चाहते हैं एक व्यक्ति एक वोट और ये दोनों चाहते हैं एक सदन एक वोट। इस प्रकार ये पहला अधिवेशन है वो असफल रहा है। ये पहली घटना है वो असफल हो चुकी है। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ। देखिए क्या थी टेनिस कोर्ट की शपथ। जिस सभा भवन में जो संसद भवन था वहां ये तीनों सदन के सदस्य बैठते थे, लेकिन तीसरा सदन चाह रहा कि एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए। जब तीसरे सदन के सदस्य इस सभा में आए निर्णय लेने के लिए कि आगे क्या करना है, तो लुई 16वें ने, यानी फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वें ने क्या कर दिया कि यहाँ जो सभा भवन है इसको ताला लगवा दिया। पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग ने लुई 16वें से कहकर इसको क्या लगवा दिया, ताला लगवा दिया। अब तीसरे सदन के सदस्य कहाँ बैठेंगे? इसलिए उन्होंने क्या किया, ये बात है 20 जून की, 20 जून 1789 की। तो जो सभा भवन था उस सभा भवन के सामने टेनिस कोर्ट का मैदान है। टेनिस जो गेम खेला जाता है उसका एक छोटा सा मैदान था। तो ये सभा भवन के सामने चले गए। कौन? तीसरे सदन के वो लगभग 600 सदस्य। और वहां जाकर इन्होंने ये शपथ ली कि जब तक फ्रांस का एक नया संविधान नहीं बनता जिसमें सम्राट की शक्ति को कम किया नहीं जाता, तब तक हम यही इकट्ठा रहेंगे और हम मिलजुल कर रहेंगे। और इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, तीसरे सदन को ही फ्रांस की राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। यानी आज से जो तीसरा सदन होगा ये क्या होगी, संसद होगी। तो इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। ये इनकी जो शपथ है ये शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ कहलाती है। तो टेनिस कोर्ट की शपथ क्या है कि 20 जून 1789 को फ्रांस के आम वर्ग के सदस्यों ने और टेनिस कोर्ट के मैदान में जो नया संविधान बनाने की जो शपथ ली और यहाँ डटे रहने की शपथ ली, उसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब देखिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। बास्तिल दुर्ग का पतन। बास्तिल दुर्ग का पतन, ये फ्रांस में किला है बास्तिल का। यहाँ जो खतरनाक कैदी थे, जो देशद्रोही कैदी थे, उनको रखा जाता था इस बास्तिल के दुर्ग में। हुआ क्या कि किसी ने अफवाह फैला दी कि सम्राट जो है यानी लुई 16वां जो है उसने सेना को आदेश दे दिया है कि तीसरे वर्ग यानी आम वर्ग के लोगों पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि तीसरे सदन के लोगों ने विद्रोह कर दिया है और राजा की बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए झूठी अफवाह किसी ने फैला दी कि सम्राट ने सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया, वो शहर और गांव पर आक्रमण करने वाले हैं। और ये जो बास्तिल का किला है यहाँ जो है हथियार मंगा लिए गए और यहाँ हथियार एकत्रित हैं। इस अफवाह पर जनता ने क्रोधित होकर और इस बास्तिल दुर्ग पर ही आक्रमण कर दिया। कब किया था? 14 जुलाई और 1789 तो चल रहा है ऊपर से, तो 14 जुलाई को बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण किया। यहाँ जो कैदी थे उन कैदियों को जनता ने रिहा करवा दिया और ये किला जो है इनको तोड़ फोड़ दिया गया। यहाँ तक कि इस किले की जो ईंटें हैं, पत्थर है, आम जनता है वो उस ईंट पत्थर को लेकर अपने साथ चली गई थी। वो ईंट पत्थर भी ले गई, क्योंकि ये किला फ्रांस की आम जनता की गुलामी का प्रतीक था। इसलिए इन्होंने इस किले को यहाँ से है उस पर आक्रमण कर उसको पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया, नष्ट कर दिया, कैदियों को रिहा करवा दिया। कब करवाया था?
14 जुलाई को। इसलिए 14 जुलाई को ही फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। क्यों? क्योंकि इस दिन फ्रांस की आम जनता ने बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। विशेषाधिकार का अंत। देखिए क्या था विशेषाधिकार, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि विशेषाधिकार क्या था। विशेषाधिकार ये था कि ऊपर के जो पादरी वर्ग है और अभिजात वर्ग उसको कोई कर नहीं देने पड़ते थे, बाकी आम जनता पूरी तरह से कर देती थी। और जनता को, पादरी वर्ग को भी कर देना पड़ता था। अभिजात वर्ग जो है उनके यहाँ खेतों में मुफ्त में काम भी करना पड़ता था, उनके घर में भी मुफ्त में भी काम करना पड़ता था, इसलिए जनता काफी परेशान थी। तो उनको कई विशेषाधिकार थे ये आम पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग को। 4 अगस्त 1789 को 4 अगस्त 1789 को इस तीसरे सदन ने, जिन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित किया था, इस तीसरे सदन ने विशेषाधिकारों के अंत की भी घोषणा कर दी कि आज से कर जो है सबका समान लगेगा, तीनों वर्ग एक समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये विशेषाधिकार कब समाप्त हुए? 4 अगस्त 1789 को। और जो आम वर्ग चर्च को एक कर देता था, हमने पहले पढ़ा था, टाइट जो चर्च को देना पड़ता था, ये कर भी, ये धार्मिक कर भी क्या कर दिया, आम जनता ने समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार विशेषाधिकारों का अंत 4 अगस्त 1789 को हुआ है। और जनता ने क्या किया है कि धार्मिक कर भी समाप्त कर दिए हैं। और जो चर्च की जमीन थी, चर्च है जिस प्रकार हिंदू धर्म में मंदिर, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होती है, उसी प्रकार ईसाई धर्म में चर्च होता है। तो चर्च के अधीन जो जमीन थी, उन जमीन पर किसानों ने अपना अधिकार कर लिया। जो चर्च की जमीन है उस पर किसानों ने अधिकार कर लिया है, विशेषाधिकारों का अंत कर दिया है। और जो धार्मिक कर चर्च को देते थे उनको भी समाप्त कर दिया है। तो ये 4 घटनाएं हो चुकी हैं फ्रांस की क्रांति की। बाकी जो घटनाएं हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।